हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्यूरियोसिटी मंत्रा पर। हम लोगों ने कल 2025 फिजिक्स का 346 JW पेपर सॉल्व करना शुरू कर दिया था, जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी हम सॉल्व कर चुके हैं और आज हम सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हम सेक्शन सी के क्वेश्चंस। देखिए हमने ये कर लिया, ये हो गए सारे एमसीक्यू सॉल्व हो चुके हैं और इसके बाद ये भी हो गया। अब आज हम सेक्शन सी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, है ना। अच्छा, पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, अनसॉल्व्ड अपने सामने रखिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको इसमें ब्लर दिखेगा वो क्वेश्चन एटलीस्ट आप अपने पेपर में देख पाएंगे, है ना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि अच्छा देखो, मैंने एक बात और बोली थी आपसे कि मैं क्या कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट जो होगा वो आपको समझाते जाऊंगा और न्यूमेरिकल आपको प्रॉपर यहां पे सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। तो किसी कंडक्टर की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी क्या होती है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकती है। कोई भी कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है उसे उसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कहा जाता है ना। कि किसी भी विद्युत चालक द्वारा संचित आवेश की मात्रा उसकी, या अधिकतम आवेश की मात्रा जितनी वो संचित कर सकता है उसे उसकी विद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है ना। क्या यूनिट क्या होती है इसकी यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की, तो इसकी यूनिट होती है फैरेड। क्या होती है? फैरेड, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कहा है लॉरेंज बल के लिए समीकरण लिखिए, राइट इक्वेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स की जो इक्वेशन है वो क्या है, तो लॉरेंज फोर्स, देखिए लॉरेंज फोर्स की इक्वेशन होती है F इक्वल्स टू, या F वेक्टर इक्वल्स टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है, प्लस E वेक्टर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स, इसे लॉरेंज बल का समीकरण कहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि एक ही स्थान पर लगाए गए 5 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र, मतलब अब मैं न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं, जिसमें कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी है, 5 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है 5 × 10⁻, भाई इंग्लिश मीडियम वालों आप क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो, यहां अगर नहीं दिख रहा है तो आपके पास आपकी बुक है उसमें देखो, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपको दी हुई है वो मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, वेक्टर नहीं लगाएंगे बिकॉज दिस इज ओनली द यूनिट। सो 5 × 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, है ना। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना करनी है। जब भी आपको वेलोसिटी निकालनी हो, वैसे तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकता हूं, पर आपको जब भी वेलोसिटी निकालनी हो तो मैग्नेटिक फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल कर दीजिए। मैग्नेटिक फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल कर दीजिए। मैग्नेटिक फोर्स हो गया QVB, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया Q × E। Q से Q कैंसिल हो गया, वेलोसिटी हो गया E/B। E इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि 5 × 10⁴ है, और B इज मैग्नेटिक फील्ड 5 × 10⁻² है, 4 + 2 6 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। दिस इज द आंसर, दिस इज योर आंसर, ओके, ये आंसर हो गया। सो अब है अगला सवाल, नाभिक की बंधन ऊर्जा का अर्थ समझाइए और नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का द्रव्यमान संख्या पर निर्भरता को बताना है। देखिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वैसे तो आपको ये बुक से पढ़ना चाहिए। नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है, किसी, या इंग्लिश में कहते हैं कि भाई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस। तो किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी उसके न्यूक्लियॉन्स को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी जितनी होती है। किसी भी न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ये मान लो कोई न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे उसकी बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। किसी भी नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को वियोजित करने के लिए, यानी अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा उसकी बंधन ऊर्जा कहलाती है। मास पर कैसे कैसे डिपेंड करता है, तो इसको लेकर एक ग्राफ है बेटा, है ना। और मैं समझता हूं कि वो आप बुक से पढ़ें तो ज्यादा बेस्ट होगा, है ना। वो एक बेसिक ग्राफ है जिस ग्राफ में यहां पर डिफरेंट मासेस हैं अलग अलग न्यूक्लियस के, वो आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है ना। होता यह है कि जो 20 तक के मास नंबर्स होते हैं उनके लिए डेंसिटी थोड़ी, वो डेंसिटी कह रहा हूं, मास पर यूनिट, मास बोल रहा हूं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफी कम होती है ना, और उसके बाद थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो ये इस तरह का कुछ ग्राफ होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां हम ले लेते हैं मास नंबर यानी ए।
तो उनको लेकर ग्राफ आता है। अच्छा, बस एक बात ध्यान रख लो, नोटिसेबल चीज ये है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है ये डिसाइड करती है स्टेबिलिटी को, है ना, या ये कह लीजिए कि स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के। मतलब किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है। ठीक है, तो खैर मुझे इस पे लंबा डिस्कशन नहीं करना। अगला सवाल है, ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश का जो है चित्रीय निरूपण करना है, डायग्राम से बताना है। ठीक है, तो देखें आप क्या होता है, अगर जो चित्रीय निरूपण का मतलब बस इतना होता है, पिक्टोरियल डायग्राम बनाना है ना, ये होता है अनपोलराइज्ड लाइट का डायग्राम, ये होती है अनपोलराइज्ड लाइट। उसके बाद ये होती है पोलराइज्ड लाइट। या तो पोलराइज्ड लाइट को इस तरह से डिजाइन दिखाया जाता है या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, दोनों ही पोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसके आगे कुछ पूछा है उसने अब एक न्यूमेरिकल दे रखा है, किसी पारदर्शी ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए पोलराइजिंग एंगल 60 डिग्री है। किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए पोलराइजिंग एंगल 60 डिग्री है। पोलराइजिंग एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय आईपी, जो आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, और वो बोल रहे हैं कि उसमें आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कोण और माध्यम के अवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो चीजें निकालनी है। तो भाई पहला तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए, आईपी प्लस आर इक्वल टू 90 होता है। इफ आईपी इज 60 देन आर इज 30 डिग्री, आर जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा। दूसरा एन इज इक्वल्स टू होता है 10 आईपी। ठीक है, तो आईपी अगर 60 रखते हैं तो 1060 का वैल्यू होता है √3, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज √3, ट्रांसपेरेंट मीडियम इज √3। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, और इसी के साथ हमारा सेक्शन सी कंप्लीट हो गया। सेक्शन सी कंप्लीट हो गया और बहुत जल्दी खत्म हो गया। अच्छा देखो, ये जो है हमारा था थर्ड का ए, तीसरे का क, जो मैंने आपको बताया कि लॉरेंस फोर्स की इक्वेशन ये हो गई और इस तरह से हमने इसको न्यूमेरिकल किया। थर्ड बी का एक्सप्लेनेशन तो दिया है, वो जो ये थर्ड बी है बेटा, ये थर्ड बी है ना, ए मैंने आपको यहीं क्लियर करवा दिया है। थर्ड का सी इस तरह से हमने समझा, और ये थर्ड डी है। ठीक है, ये थर्ड डी है, यानी सेक्शन सी हो गया पूरी तरह से कंप्लीट। देखते हैं हम आगे सेक्शन डी को। अच्छा, पहले मैं रफ कर लेता हूं जल्दी से। टाइम की कमी की वजह से बहुत सारे लेक्चर्स आपके आने थे, पर सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं, है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से लेक्चर्स नहीं ला पाए। पर जो टाइम है उस टाइम में आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के जरिए मैं आपके पास बहुत सारा कंटेंट पहुंचा दूंगा, है ना। अगर आप यही वीडियोस देखते हैं तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि भाई एटलीस्ट आप 80 to 90% तो कवर कर ही लेंगे, है ना। बस आपने बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े ठीक से पढ़े हो। काफी वीडियोस डली हुई हैं, आप पीछे जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हो। चलो भाई, चलो साहब सेक्शन डी की तरफ आ जाओ भैया, आ जाओ। अब एक एक क्वेश्चन दो दो क्वेश्चन के साथ हम सेक्शन डी को देखते हैं। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के क्वेश्चन है ना। कभी कभी तो बहुत इजी आ जाते हैं क्वेश्चन और कभी कभी काफी बड़े हो जाते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, और मैं समझता हूं कि ये आपको काफी स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे। अब इसको जो है हम सबसे पहले ले रहे हैं सेक्शन डी का, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 4 का ए क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में हिंदी में कहा है कि दिए गए वैद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य और उच्चतम आवृत्ति वाली तरंगों का तरंगों का नाम लिखिए, है ना। सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य और उच्चतम आवृत्ति, हिंदी में स्पष्ट नहीं दिख रहा, इंग्लिश में देख लेते हैं। नेम द वेव्स ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सही बात है, एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन कौन सी है? माइक्रोवेव्स, एक्सरेज, रेडियो वेव्स और गामा रेज। ठीक है, तो भाई साहब देखो, एक तरीका बता रहा हूं, वैसे इसका आंसर दे देता हूं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे अधिक सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य किसकी है? क्या इसमें रेडियो ऑप्शन में है? सर रेडियो वेव्स है, बिल्कुल। तो रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे लार्जेस्ट वेवलेंथ होती है,
लार्जेस्ट होती है रेडियो वेव की, और सबसे शॉर्टेस्ट, सॉरी वेवलेंथ तो नहीं पूछी उसने, दूसरा उसने पूछा है मैक्सिमम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो किसकी होती है? गामा रेस की। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है गामा रेस की। चलो एक लाइन बता रहा हूं जो याद रख सकते हो आप, अच्छे से याद रख सकते हो। सबसे पहले इस तरीके से, रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची, आई लव यू है, ये जरूर याद हो जाएगा, है नहीं? आई लव यू, जेरोक्स गन, जेरोक्स गन, ठीक है? ये भी मैंने कहीं से उठाया है पर आपके काम का, बहुत काम का है। रेडियो यानी रेडियो वेव्स, मिर्ची यानी माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म तरंग, हिंदी में सूक्ष्म तरंग। आई से है इंफ्रारेड यानी अवरक्त। एल ये विजिबल है, दृश्य प्रकाश, मतलब ये जो है रेड कलर से वायलेट कलर तक है, ठीक है ना? ये लाल रंग से बैगनी रंग तक है, दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट। यू से अल्ट्रावायलेट यानी यूवी, है ना, पराबैंगनी। एक्स से एक्सरे, और जी से गामा रे, ठीक है? अब देखो ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, ये मैक्सिमम वेवलेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भैया? लैम्डा से। और ये मिनिमम वेवलेंथ है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, और ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो आप क्या समझे? आप क्या समझे? सर लेफ्ट टू राइट जाने पर वेवलेंथ हो रही है डिक्रीज, और वेवलेंथ हो रही है डिक्रीज, और फ्रीक्वेंसी हो रही है इंक्रीज। तरंग दैर्घ्य घट रही है, आवृत्ति बढ़ रही है। तो ये एक तरीका है जिससे आप लर्न रख सकते हो, याद रख सकते हो दिमाग में कि कोई चीज कौन, किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम है। मान लो रेडियो ऑप्शन में नहीं होता तो हमारा माइक्रोवेव आंसर हो जाता, है ना? तो उस तरह से ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या है? परमाणु की स्थायी कक्षा से आप क्या समझते हैं? नहीं एक मिनट, इसमें कुछ और क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन है? हाँ, विस्थापन धारा से आप क्या समझते हैं? विस्थापन धारा से आप क्या समझते हैं? विस्थापन धारा, सर विस्थापन धारा यानी डिस्प्लेसमेंट करंट। शॉर्ट लाइन में बोलूं, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट प्रोड्यूस्ड बाय करंट वेरिंग या टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। द करंट या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना? समय परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा विस्थापन धारा है, विस्थापन धारा कहलाती है, ठीक है ना? ये मैंने लिख इसलिए दिया, वैसे मैं लिखने वाला नहीं था, लेकिन मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि इतनी शॉर्ट डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी बुक में। इस चीज की इतनी शॉर्ट डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी क्योंकि जिस हिसाब से पूछा उस हिसाब से आंसर देना है। और फॉर्मूला होता है आईडी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt। रिमेंबर वन थिंग, यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ये एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का, सॉरी टाइम वेरिंग करंट का, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है, ठीक है? तो अब जाके हमारा यहाँ पे 3 मार्क्स का इंतजाम हो गया, ठीक है? तो भैया ये बहुत अच्छे से याद रखना है ना? अच्छा देखो इसके आगे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? परमाणु की स्थायी कक्षा से आप क्या समझते हैं? देखो ये ना नोट कर लिया करो, जो आपको जरूरत लगे, इसीलिए बोल रहा हूं पेन पेपर लेके बैठना, पेन पेपर लेके बिल्कुल बहुत जरूरी है, बैठ रही है पेन पेपर लेके। परमाणु की स्थायी कक्षा से आप क्या समझते हैं? स्थायी कक्षा, स्टेशनरी ऑर्बिट, स्थायी कक्षा यानी स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ एटम। ये कहां वर्ड पढ़ा है? ये वर्ड कहां पढ़ा है? चलो पहले मैं इसको साफ कर देता हूं, फिर समझाता हूं आपको। पहले मैं इसे रफ करता हूं।
क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है स्टेशनरी ऑर्बिट, बोर्स सेकंड पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट्स फॉर विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसके लिए उसका कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई का पूर्णांक गुणांक हो। बस इसी को हम कहते हैं क्या? स्थायी कक्षा। बस यही कक्षाएं स्थायी कक्षाएं कहलाती हैं। इन्हीं कक्षा को हम स्थायी कक्षाएं कहते हैं, ठीक है ना? मैं लिखवाना नहीं हूं, लेकिन आप जो है लिख लेंगे। मैंने जो बोला उसे आप नोट कर सकते हैं। दूसरी चीज इसने क्या पूछ ली? हाइड्रोजन परमाणु की स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र निगमित कर इसका इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या से संबंध का उल्लेख कीजिए। अच्छा, एनर्जी निकालनी है भाई, एनर्जी निकालनी है, और वो एनर्जी जो है हमें किससे, उसमें रिलेशन बताना है। किससे? रेडियस से। रेडियस से उसका रिलेशन बताना है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे तो देखो, अब ये एक लार्ज डेरिवेशन है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, देख लेते हैं। पर क्वेश्चन है, मतलब ये लिखा है mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। ये हो गया। यहां से हम रेडियस निकाल सकते हैं क्या? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होती है रेडियस? nh अपॉन 2 पाई, nh अपॉन 2 पाई m इंटू वी। ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई। लेकिन 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 एनर्जी कौन सी? टोटल एनर्जी है ना। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यानी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी? पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी पड़ेगी और काइनेटिक एनर्जी भी लेनी पड़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? U इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो समझो पहले तो भैया एक न्यूक्लियस जिस पर टोटल चार्ज हो गया Ze, बाहर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन E, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze इंटू माइनस E अपॉन जो रेडियस है ऑर्बिट की वो है R। ये हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Ze स्क्वायर अपॉन R। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी लेनी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इसको मैं रफ करता हूं। हाँ, काइनेटिक एनर्जी हो जाती है हाफ mv स्क्वायर। यही पढ़ी है ना? अरे यही पढ़ी है ना? पढ़ी है ना यही? तो वो हो सकती है। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ रेडियस लेना है हमें, तो बेटा सुनो, अगर रेडियस के टर्म्स में लेना है तो ये काम करते हैं, यहां से r नहीं v का फॉर्मूला निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पाई mr, nh अपॉन 2 पाई mr, ये बन जाएगा। तो ये हो गया 1 अपॉन 2 m nh अपॉन 2 पाई m इंटू r। ये हो गई। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई भाई साहब? कितनी हो गई? 1 बाई 2 m n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। एक m से एक m कैंसिल हो गया है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बन गई? काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 टू जा 8 पाई स्क्वायर m r स्क्वायर। कितना हो गया? पाई स्क्वायर m r स्क्वायर। पर यहां तो ऐसा नहीं है, यहां तो ऐसा नहीं है, यहां एक r है, वहां r स्क्वायर है, तो और चेंज करना पड़ेगा। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा था कि शॉर्ट में हो जाए, है ना, लेकिन फिर मुझे वो तीनों स्टेप निकालने पड़ेंगे, तीनों डेरिवेशन करनी पड़ेगी, तब जाके ये कहानी बनेगी, है ना। एक काम करते हैं, वो लार्ज और लॉन्गर डेरिवेशन ही हम पूरा करते हैं, ठीक है, ताकि आपको वो सारी बातें क्लियर हो जाएं, कैसे कैसे वो डेरिवेशन निकलती है, क्योंकि 3 मार्क्स में कभी कभी बड़ा क्वेश्चन आ जाता है और इस तरह के क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को रोकते हैं हम यहीं, और इसके बाद हम कल इसी क्वेश्चन से दोबारा अपना जो है लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू, चलते हैं आगे।